नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबरों की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2020 का प्रश्न है। प्रश्न है, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसूची 4 में रखा गया हो तो उसका क्या तात्पर्य है। तो नीचे विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है, उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दूसरा विकल्प है, ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं की जा सकती। तीसरा है, एक अनुवांशिक रूपांतरित फसल पौधा है। चौथा है, एक ऐसा पौधा जिसका आक्रामक होता है और परितंत्र के लिए हानिकारक होता है। ऐसा पौधा आक्रामक होता है और एक परितंत्र के लिए हानिकारक होता है। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पूर्ण आंसर हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। INDIA को लगा दोहरा झटका। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी। पंजाब में सभी सीटों पर आपके उतरेंगे प्रत्याशी। आपको बता दें, 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। उसी को लेकर विपक्षी दल के एक गठबंधन बना है, जिसे नाम दिया गया था INDIA यानी इंडिया। यह एक, आपको बता दें, इसमें आम आदमी पार्टी के नेता है कुछ और कांग्रेस के नेता को शामिल नहीं किया गया, और जो टीएमसी बंगाल की तृणमूल कांग्रेस के नेता ना वो भी उसमें शामिल है। और बता दें, कहा कि कांग्रेस ने शिष्टाचार के नाते भी राज्य में न्याय यात्रा के बारे में सूचित नहीं किया। और पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने दिखाए तेवर, कहा राज्य में आम दम पर जीतेंगे, मतलब अपने दम पर जीतेंगे 13 सीटों पे चुनाव। ममता बोली, बंगाल में कांग्रेस से हमारा कोई संबंध नहीं, वह अपने दम पर ही लड़ेंगी चुनाव। और आपको बता दें, लोकसभा में जो चुनाव होने वाला 24 में ना, उसी की तैयारियां चल रही हैं। और लोकसभा की बात करें, 543 सीटें हैं और इसका चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। अगर आप लोग को लोकसभा का सदस्य बना तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, और अगर आप लोग की उम्र 18 वर्ष हो गई है तो आप लोकसभा के चुनाव में वोट कर सकते हैं। और आज आपको जो महत्वपूर्ण तारीख है उसके बारे में जरूर पता होनी चाहिए। आज की जो महत्वपूर्ण तारीख है 25 जनवरी, ये तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इससे आप लोग जरूर याद रखिए। और इसमें क्या होता है इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में तब बताइए, और लास्ट में इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम जरूर करेंगे। और आपको बता दें कि जो लोकसभा का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, जिसमें जनता स्वयं भागीदार होती है, अपने प्रत्याशियों को स्वयं वोट देती है। और अप्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जिसमें जनता की जो प्रतिनिधि होती है वो मतलब उनके द्वारा चुनाव होता है और वो खुद सरकार चुनते हैं, जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया ना, ये सब अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है, जिसे आप लोग जरूर याद रखिए। और लोकसभा का चुनाव कराता कौन है, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। यह भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग भी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और यह एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत इसकी बात की गई है। और पहले मुख्य चुनाव आयोग तो इसके सुकुमार सेन है, जिसे आप लोग जरूर याद रखिए। पीएम ने 22 जनवरी को राम काज व 23 जनवरी को किया गरीब काज। यह गृह मंत्री अमित शाह करेगा। कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी वर्ष पर कामकाज कार्यक्रम पे बोले गृह मंत्री, कहा समाजवादी नेता की सोच को पीएम मोदी ने दिया विस्तार। और गरीब काज इसलिए कहा, कर्पूरी ठाकुर को जो सम्मान सरकार किया गया उसे ही गरीब काज नाम दिया गया है। जयपुर में आज रोड शो करेंगे पीएम मोदी और मैक्रो। फ्रांस के राष्ट्रपति से अगले 25 साल के संबंध होंगे लक्षित। गुलाबी नगरी के शहर के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी वार्ता। मैक्रो है 75वें लोकतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो गुरुवार को जाएंगे जयपुर और अगले 25 वर्षों के संबंध के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आपको बता दें, प्रतिवर्ष जब गणतंत्र दिवस मनाता है उसमें किसी न किसी विदेशी नागरिक को आमंत्रित किया जाता है अतिथि के रूप में। तो इस बार फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस समारोह में।
तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए। ये आपके परीक्षा पॉइंट में से पूछ लेगा कि जो 75वां गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसे आप लोग याद रखिए। देश में पर्यटन के शिखर पर होगा रामनगरी, अयोध्या, काशी और प्रयागराज धर्म पर्यटन की। त्रिवेणी में श्रद्धालुओं लगाएंगे गोता, पर्यटन में लखनऊ आवागमन के केंद्र बिंदु के रूप में उभरेगा। दिल्ली पुलिस का महिला दस्ता पहली बार बनेगा परेड हिस्सा का पहली बार बनेगा परेड का हिस्सा। दिल्ली पुलिस महिला दस्ता यानी गणतंत्र दिवस के परेड में लेंगे ना भाग, उस कर्तव्य पथ पर, उसी की बात हो रही है, उसी की तैयारियां चल रही हैं। लोकतंत्र, प्रौद्योगिकी और परंपरा पर टिका है भारत का भविष्य, यह हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में किए गए कार्यों से तय होगा 25 साल का भविष्य। आपको याद है दिल्ली के मिरांडा कॉलेज में छात्रों को संवाद करते हुए शामिल हुए हैं विदेश मंत्री। भारत, फ्रांस व यूएई ने किया हवाई युद्धाभ्यास। आपको बता दें डेजर्ट नाइट अभ्यास, इसमें 3 देश शामिल हैं, इंडिया, फ्रांस, यूएई। यूएई इस बार पहली बार शामिल हो रहा है, इससे पहले अभी तक भारत और फ्रांस ही इसके मतलब युद्ध अभ्यास करते आए हैं। और यह अभ्यास जो है वायुसेना का अभ्यास है, एयरफोर्स का अभ्यास है, और यह अभ्यास अरब सागर के ऊपर हो रहा है। अगर हम बात करें इससे पहले भी जो अभ्यास मतलब किए गए हैं भारत और फ्रांस के साथ, उनकी बात कर लें, इंडिया और फ्रांस के साथ कौन कौन से अभ्यास किए गए हैं, तो वो है वरुण, गरुड़, शक्ति, फिंजेक्स, और तो अब वही बात कर ले यूए के साथ जो किए गए हैं, तो यूए के साथ जायद तलवार और डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास इन दोनों के बीच हुआ है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए। यहाँ आपको राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेगी। अब देख रहे हैं ना कि सभी लोग अपना चुनाव का प्रसार कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर के विचारों को जीवन का हिस्सा बनाए युवा, पीएम मोदी ने एनसीसी व एनएसएस के एक समूह को किया संबोधित, युवाओं से कहा वे राष्ट्र प्रथम के मंत्र को अपना मार्गदर्शक सिद्धांत बनाएं। आपको बता दें अभी हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को भारत के सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई थी। उसी पे संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने युवा को अपने उनके विचारों को अपने जीवन में हिस्सा बनाने की बात कही है। और यह 23 जनवरी 2024 को हुई है। इस वर्ष कर्पूरी ठाकुर को मिला है और कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें प्यार से जननायक भी कहा जाता है। और वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री 1977 से 1979 तक रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, और भारत रत्न पुरस्कार, और उनको यह मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाए क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। और अगर हम वही बात कर ले भारत का सर्वोच्च जो पहला भारत रत्न पुरस्कार है, उसको भारत में पहला किसे मिला है, पहले व्यक्ति किन्हें है, कौन है जिन्हें यह सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, और जो पहले व्यक्ति थे उनमें से 3 व्यक्ति को मिला है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और श्री राजगोपालाचारी। मरणोपरांत की वही बात करें कि भारत का पहला मरणोपरांत पुरस्कार किसे मिला है, तो वहीं लाल बहादुर शास्त्री को यह पहला मरणोपरांत पुरस्कार मिला है। और खेल की क्षेत्र में बात करें तो सचिन तेंदुलकर को खेल के क्षेत्र में पहला यह पुरस्कार मिला है, जिसे आप लोग जरूर याद रखिए। यह आपके परीक्षा पॉइंट में से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना, सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर कार्रवाई कंपनी ने अभी तक नहीं दी है प्रतिक्रिया। आपको याद है जो कुछ नियम बनाए गए थे ना, उनका उल्लंघन करने पर यह लगाया है जुर्माना। नियामक ने एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार एयर इंडिया पर लगाया है जुर्माना। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रकमपा नेता रोहित पवार से 11 घंटे की पूछताछ। आपको बता दें मनी लॉन्ड्रिंग के क्षेत्र में ईडी ने यह पूछताछ की है, और यह मामला बता दें आपको महाराष्ट्र सरकारी बैंक घोटाले में रोहित परिवार की बरामदी के लिए यह उन पर जो ये जांच शुरू की है, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच, इसी के आधार पर ईडी ने यह शुरू किया है, जिसे आप लोग याद रखिए। और ईडी की अगर बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और यह एक राजस्व और वित्तीय मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, जिसे भी आप लोग याद रखिए। यह आप लोग का संपादकीय पात्र है। यहाँ आप लोग को प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। यहाँ राजनाथ सिंह का आर्टिकल दिया है, राम मंदिर निर्माण के साथ हम नए युग में पदार्पण कर रहे हैं। यह नया युग आशा और विश्वास के साथ ही जिम्मेदारियों से भरा रहेगा।
क्यों विवाद में है AMU का अल्पसंख्यक दर्जा? केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे का विरोध करते हुए कहा कि 1920 में गठन के समय AMU ने अपने मर्जी से अल्पसंख्यक दर्जा छोड़ा था। केंद्र ने कहा कि AMU यदि चाहता तो अल्पसंख्यक दर्जा बनाए रखता और इम्पीरियल एक्ट यानी ब्रिटिश संसद के कानून के शर्तों को स्वीकार करके कानून के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय न बनाता। लिहाजा AMU से संबंधित वर्तमान विवाद को विस्तार से समझा जाना चाहिए। और आपको बता दें, जो ये अल्पसंख्यक है, भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद दिए हैं जिसमें अल्पसंख्यकों की बात की गई। जैसे कि अनुच्छेद 29 में प्राविधान है कि भारत देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों को अपनी भाषा और लिपि और संस्कृति की विशिष्टता के आधार पर उन्हें संरक्षित करने के अधिकार है। मतलब उनको संरक्षित करने का अधिकार है। यह अनुच्छेद धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को संरक्षित करता है। लेकिन इस प्राविधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या में कहा कि इस अनुच्छेद का तात्पर्य केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसमें नागरिकों का वर्ग शब्द के उपयोगी और अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यक भी शामिल है। इसी प्रकार अनुच्छेद 30(1) में सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षित संस्थान स्थापित करने का भी प्रशासित करने का अधिकार भी दिया गया है। बिजली क्षेत्र में गेम चेंजर होगा सूर्योदय योजना। PM सूर्योदय योजना को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान कुछ उसी तरह होगा जैसे पूर्व में हर घर में बिजली कनेक्शन से जोड़ने के लिए सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई थी। यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब देख रहे हैं, जो इसराइल और हमास का संघर्ष चल रहा है और एक साइड यूक्रेन और रूस का संघर्ष चल रहा है। सऊदी अरब में खुलेगा शराब का पहला स्टोर। सिर्फ गैर मुस्लिम राजनयिकों को होगी खरीद की छूट। ग्राहकों को मोबाइल ऐप से करना होगा पंजीकरण। और यहाँ आपको खेल से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब आज से शुरू होगा हैदराबाद में पहला टेस्ट मैच। सूर्य कुमार दूसरी बार चुने गए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर। सेमीफाइनल में पहुंचते ही सबसे दराज नंबर पर बने रोहन बोपन्ना। आपको बता दें, टेनिस युगल के वर्ष में शीर्ष वीरता हासिल करने वाले सबसे बहुदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना हैं। और टेनिस डबल में वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट रैंकिंग रोहन बोपन्ना की है और सेकंड रैंकिंग मैथ्यू एलन की है, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगर आप लोग रोहन बोपन्ना, आपको कुछ याद आ रहा है? रोहन बोपन्ना कुछ मतलब अभी हाल ही में विश्व काफी सम्मेलन हुआ था और वह बेंगलुरु में हुआ था। उसके ब्रांड एम्बेसडर भी रोहन बोपन्ना ही थे, जिसे आप लोग जरूर याद रखें। और ये टेनिस डबल के खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखें। यहाँ आपको परीक्षा के परमिशन जर्नल से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें मिलेंगी, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना अनुच्छेद 324 के तहत हुई। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 1950 आज ही के दिन संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत हुई थी। वर्ष 2011 से इसी दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त और संवैधानिक संस्था है। देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। और जो ये मतदाता दिवस मनाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि मतदाता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मतदाता, विशेषकर नए मतदाताओं को प्रोत्साहित करना, सुविधा प्रदान करना और उनका अधिकतर नामांकन कराना होता है, जिससे आप लोग याद रखिए। मतदाता दिवस 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना के दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2011 से हुई थी, जिसे भी याद रखिए। ब्रिटेन में 3 युवा भारतवंशी विज्ञानी किए जाएंगे सम्मानित। 27 फरवरी को आयोजित समारोह में किया जाएगा सम्मानित। आपको बता दें, ब्रिटेन में रासायनिक, भौतिक और जीव विज्ञान में बेहतरीन काम करने के लिए युवा वैज्ञानिक को दिए जाने वाले प्रतिष्ठित ब्ला वार्टिक पुरस्कार के लिए चयनित 9 विज्ञानियों में से 3 भारतवंशी भी शामिल हैं। इसमें प्रोफेसर राहुल आर नायर मेहुल और मलिक डॉक्टर तमन्ने भारत शामिल है। ब्ला वार्टिक फैमिली फाउंडेशन द न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा दिए जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है और ये 27 जनवरी को पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। यहाँ आपको मूवी से जुड़ी खबरें मिलेंगी। इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें ही समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या था, उसका विश्लेषण देख लेते हैं।
आज का प्रश्न है, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसूची 4 में रखा जाए तो उसका क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन प्राणियों और पादपों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधे तथा उनसे बने उत्पादों को व्यापार के विनिमय एवं नियंत्रण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह अधिनियम उन पादपों और जीवों की अनुसूची को भी सूचीबद्ध करता है जिन्हें सरकार द्वारा अलग अलग स्तर की सुरक्षा तथा निगरानी प्रदान की जाती है। इससे पहले जम्मू कश्मीर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को दायरे में नहीं आता था, लेकिन अब पुनर्गठन अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हो गया है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगी। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की खबरें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।